अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जो चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन की इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे। तो आपको पता है कि कार्बन जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें बेसिक एलिमेंट जो होता है वो कार्बन। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो बेसिक जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? कार्बन होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है, इस वजह से हम कार्बन की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बेसिक एलिमेंट है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी बेसिक एलिमेंट है। इट ऑक्युपाइज सेंट्रल पोजीशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ, यानी कि स्केलेटन ऑफ लाइफ यानी मुख्तलिफ ऐसे मालिक्यूल्स जो हमारी ज़िंदगी को बना रहे हैं, यानी कि बायोमालिक्यूल्स, उन बायोमालिक्यूल्स की प्रेपरेशन में या उसके अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो उनका सेंट्रल पोजीशन में जो है वो कार्बन एटम मौजूद होता है। उसके बाद कार्बन शो टेट्रावेलेंसी, यानी कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट से मुराद है डियर स्टूडेंट कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी से क्या मुराद है कि ये अपने ऑक्टेट को या अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए ये डिफरेंट 4 एटम्स के साथ क्या कर सकती है? बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जो भी बॉन्ड बनेगा इट्स टेट्रावेलेंसी की वजह से वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो कार्बन कंबाइन विद 4 एटम्स resulting bond is covalent bond which is arranged। वो कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वो किस तरह डियर स्टूडेंट्स अरेंज होगा? अरेंज सिमेट्रिकली, इन टेट्राहेड्रॉन शेप। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि कार्बन जो है 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगी और वो हर बॉन्ड जो है एक सिमेट्री के साथ टेट्राहेड्रल शेप देगा या टेट्राहेड्रॉन शेप बनाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टीज है? टेट्रावेलेंसी, या कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम या एलिमेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है। Covalent bond is bond formed by mutual sharing of between 2 atoms to complete their octet या to complete their outermost shell। तो कोई भी 2 एटम्स के दरमियान ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम जो हैं इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट है जी कार्बन की फर्दर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। इन सब के साथ ये कार्बन बॉन्ड बना के क्या करता है? ये डियर स्टूडेंट मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है। या तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, यानी कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये किसका जरिया है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी। इस वजह से कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब भी ये CH बॉन्ड टूटेगा उससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद CO बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डियर स्टूडेंट्स आपको पता है किसके दरमियान पाई जाती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान पाई जाती है। जब भी 2 कार्बोहाइड्रेट्स फर्ज करें ग्लूकोज से मिलता है तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा CO बॉन्ड होगा और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। तो ये मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए
को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद है CN बॉन्ड। CN बॉन्ड जो होता है डियर स्टूडेंट, ये बिटवीन अमाइनो एसिड्स के दरमियान पाया जाता है और इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड जब भी अमाइनो एसिड आपस के साथ में मिलते जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, उसके नतीजे में बनते हैं प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कुछ फंक्शनल प्रोटीन है। आपकी मेम्ब्रेन जो है उसमें भी प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन के हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फंक्शन है, तो उन फंक्शन को प्रोटीन की तैयारी के लिए ये CN बॉन्ड मौजूद है। इसमें भी बेसिक रोल किसका है, कार्बन का है। उसके बाद CS बॉन्ड जो होता है, कार्बन सल्फर बॉन्ड जो होता है, ये प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अगर देखें कार्बन फास्फोरस बॉन्ड, तो ये असल में CPO बॉन्ड होता है जिसे हम फास्फो डाइस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। और ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड्स। ये न्यूक्लिक एसिड्स के DNA या RNA में पाया जाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, DNA RNA आपको पता है, DNA आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपका हेरिडिटी मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर हर सेल में पाया जाता है। उसके बाद कार्बन कंबाइंड म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल मॉलिक्यूल, कार्बन जो है मुख्तलिफ एटम्स के साथ मिलती है और स्टेबल मॉलिक्यूल बनाती हैं। और कार्बन कुछ चेन्स भी बनाती हैं, अनब्रांच भी हो सकती हैं वो चेन, ब्रांच भी हो सकती हैं। और रिंग्स फॉर्म में भी कार्बन जो है वो रिंग मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, जैसे कि बेंजीन है, या ये आपको आइसोब्यूटेन का फार्मूला नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हेक्सेन जो है आपके पास नज़र आ रही है। तो ये सारे कार्बन जो हैं वो बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ है जुड़े हुए, कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान पाया जाता है। उसके बाद जो है मुख्तलिफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए भी कार्बन का अहम रोल है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको डियर स्टूडेंट्स पता होगा कि मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी होने के साथ साथ ये जो हैं दे एक्ट एज स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए ये क्या करते हैं, स्टोरेज फंक्शन, यानी ग्लूकोज के साथ मिलता जाता है तो एक बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, पॉलीसेक्राइड बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसके बाद ये डियर स्टूडेंट्स जो हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। तो इसी वजह से अगर ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं तो ये इनका स्ट्रक्चरल रोल है, हमारी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इनकी एग्जांपल में हमारे पास प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। उसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम कह सकते हैं। उसके साथ साथ इनका क्या रोल है डियर स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दे एक्ट एज बिल्डिंग सब यूनिट्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिल्डिंग सब यूनिट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए ग्लूकोज के साथ मिलता जाएगा तो एक पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो इस तरह यानी मोनोसेक्राइड आपस में मिलते जाएंगे तो पॉलीसेक्राइड बने, तो ये बड़ा मॉलिक्यूल बने। अमाइनो एसिड हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं, वो आपस में मिलते जाएंगे तो प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो इस तरह ये डियर स्टूडेंट्स जो हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। और इसमें और इनका क्या रोल है, दीज आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी इनको हम इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी
के तौर पर एक्ट करते हैं। इनको हम इनकी ब्रेक डाउन करके हम एटीपी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इन सब में असल में इनको बनाने का ज़िम्मेदार कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, वो है कार्बन। तो ये आज हमने कार्बन की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है हमारी लाइफ के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड